Yes, dear students, beginning the chapter Reproduction in Organism, lecture number 2. Lecture number 2. Let us begin today with where we left off. Okay. First of all, we were writing something about asexual reproduction. हम लोग asexual और sexual reproduction के बीच का डिफरेंस करके छोड़ दिए थे. नाउ मैं पहले से कुछ लिख के रखा हूं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो हमारा. तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक हेडिंग बनाइए एंड उसमें लिखिए asexual reproduction is reproduction without fusion of gamete. फ्यूजन ऑफ गैमेट करने का मतलब क्या कि यहां पे ना सिर्फ गैमेट अगर आप बोलते हो, मान लो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो याद रखना इट मे बी विथ और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. ठीक है ना. इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हम लोग आगे देखेंगे ऐसा कोई केस जहां गैमेट फॉर्मेशन हुआ बट इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो इट इज पॉसिबल कि गैमेट फॉर्मेशन होगा लेकिन फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो द मेन क्राइटेरिया इज इट इज विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट. गैमेट हो सकता है कि बन जाए बट कभी भी दो गैमेट फ्यूज करके जो रिप्रोडक्शन होगा उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ये भी लिख लीजिएगा, अगर पहले नहीं लिखना तो मुझे ध्यान नहीं. और उसके बाद ये भी it is a type of reproduction in which there is no fusion of gametes. Definition of asexual reproduction: a type of reproduction in which there is no fusion of gametes. ठीक है. नेक्स्ट दो टर्म मैं लिखा हूं क्लोन्स और गैमेट, इसे मिटा देता हूं, उसको अच्छे से डिफाइन कराते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा as there is no fusion of gametes in asexual reproduction. As there is no fusion of gametes in asexual reproduction. As there is no fusion of gametes in asexual reproduction. The products formed are products बोल रहा offspring को. The products formed are genetically and morphologically similar. ठीक है. चूंकि यहां पे फ्यूजन ऑफ गैमेट ही नहीं होता तो द ऑफस्प्रिंग फॉर्म आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. हर तरह से अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में भी मैं बोला था कि अगर ऑप्शन में आइडेंटिकल भी हो सिमिलर भी हो देन गो फॉर आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल ऑप्शन में नहीं हो then you may go for similar also. आप बोल सकते हो कि ऑफस्प्रिंग सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से. ठीक है. तो they are genetically and morphologically similar. Next point. Genetically and morphologically similar offsprings. Genetically and morphologically similar offsprings are called genetically and morphologically similar offsprings are called क्लोन्स. यही ऑफस्प्रिंग चूंकि वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली हर तरह से पेरेंट के सिमिलर है, दे आर कॉल्ड क्लोन्स. ठीक है. इसी को क्लोन बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट. ठीक है. क्लोन जैसे मान लो आप कहते हो कि एक अमीबा से बहुत सारा अमीबा बन गया बाइनरी फ्यूजन से, तो बाइनरी फ्यूजन से बहुत सारा अमीबा बन तो गया बट सारा अमीबा चूंकि सिमिलर है अपने पेरेंट का, दे ऑल आर कॉल्ड क्लोन्स. आप उन सबको ओवरऑल क्लोन बोल सकते हो. बट अगर आप उसमें से किसी एक इंडिविजुअल अमीबा को उठा लीजिए कि ऑफस्प्रिंग था, पूछिए इसको क्या कहेंगे, तो दैट विल बी कॉल्ड रैमेट. ईच इंडिविजुअल को जब अलग अलग हम लोग डिनोट करते हैं then it is called ramets, while as a whole they are called as clones. Okay.
हो गया यहां तक। ईच इंडिविजुअल ऑफ स्टोन इज कॉल्ड रैमेट। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। सबसे पहले प्लांट के अंदर का केस देखते हैं। फर्स्ट लिखिए ज़ूस्पोर, ऐसा कर लेना है। इन प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सब हेडिंग था, उसके बाद सॉरी एक हेडिंग था, उसके बाद एक सब हेडिंग बना इन प्लांट्स, और अगेन एक सब हेडिंग करके ज़ूस्पोर लिखिए इसमें। दीज आर मोटाइल माइक्रोस्कोपिक, these are motile microscopic structures. These are motile microscopic structures which are very common in. These are motile microscopic structures which are very common in fungi and algae. Which are very common in fungi and algae. ठीक है, फंजाई और एल्गी में ये बहुत कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे तो ये वाला पॉइंट वैसे सब लिख लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनसली। दीज आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनसली। इंडोजीनसली का मीन्स क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में बनता है ज़ूस्पोर। ठीक है, फॉर्म्ड inside the body, formed inside the body। ठीक है, तो जब आप बात करते हो कि कोई आप मान लो किसी स्ट्रक्चर को इंडोजीनस स्ट्रक्चर बोल रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग ये कि वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड इंडोजीनसली। तो ज़ूस्पोर इज फॉर्म्ड इंडोजीनसली। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मोटाइल है, ये मोटाइल पे खूब क्वेश्चन करता है क्योंकि ये सब लगभग कॉमन है। उसी तरह पूछेगा ज़ूस्पोर मोटाइल स्पोर होता है या नॉन मोटाइल स्पोर होता है, तो यू विल से इट इज मोटाइल स्पोर। ठीक है, नेक्स्ट कोनिडिया। नेक्स्ट सबसे हेडिंग कोनिडिया। ज़ूस्पोर हो गया, नेक्स्ट कम टू कोनिडिया। देखिए कोनिडिया में these are very common structures in fungi. These are very common structures in fungi. ये फंजाई का बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। ये भी यूं कर सकते हो टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, वेरी कॉमन स्ट्रक्चर इन फंजाई हो गया। नेक्स्ट में लिखो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पोर व्हिच इज फॉर्म, आल्सो अ टाइप ऑफ स्पोर, आल्सो अ टाइप ऑफ स्पोर व्हिच इज फॉर्म्ड एक्सोजीनसली। ठीक है, ये बॉडी के बाहर बनता है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्पोर व्हिच इज फॉर्म्ड एक्सोजेनसली। ये बॉडी के बाहर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कोनिडिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल हाइफी ऑफ फंजाई। कोनिडिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पेशल हाइफी। ये हाइफी टर्म सुने होंगे आप 11th में जब फंजाई पढ़ते सेकंड चैप्टर। फंजाई बहुत सारे स्मॉल सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, उन्हीं को बोलते हैं हाइफी। तो फॉर्म्ड ऑन स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर। ठीक है, क्या हाइफी नहीं, हाइफी से जो ब्रांच बनता है ना उसको बोलते हैं स्पेशल ब्रांच। हाइफी तो बहुत छोटा हो गया। जो कोनिडिया है वो फंजाई के एक स्पेशल ब्रांच पे बनता है जिसका नाम है, उस ब्रांच का नाम है कोनिडियोफोर। ठीक है, अभी देखो एक और पॉइंट, फिर डायग्राम से समझा दूंगा, लंबा लंबा लाइन से क्या फायदा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोनिडिया are arranged in basipetal manner. Conidia are arranged in basipetal manner on the conidiophore। ठीक है, conidiophore पे वो basipetal manner में अरेंज होता है।
एक्टोपिटल मैनर, बेसिपिटल मैनर, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग। इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स किस तरह से अरेंज्ड है ना, वहां से। इसका डायग्राम को देख लो, फिर और समझाता हूं। देखो आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी पेज नंबर 6 है ना। जब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे सबसे नीचे में एक है उसका मेन ब्रांच, फिर वो डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर जो बना वो उस पे वापस सब डिवीजन हुआ, और उस सब डिवीजन पे वापस से जो है उसको हम लोग क्या बोले, कोनिडिया। तो सबसे पहले होता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर ये जो पहला डिवीजन था, दिस इज कॉल्ड रामी, RAMI, रामी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिवीजन होता है उसको बोलते हैं मैक्यूले, ठीक है, मैक्यूले। मैक्यूले के बाद आता है फेलाइड्स, ठीक है, फेलाइड्स, एंड इन द लास्ट देयर इज कोनिडिया, ठीक है। तो एक बार इसको दिखा भी देता हूं, पहले आप इतना लिख लो। चलो अच्छा, इसका मतलब यहां पे लिख ही लो, बहुत लोग भूल गए होंगे। होल्डर टुवर्ड्स द टॉप, मतलब अभी आगे डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। चलो डायग्राम भी बनाता हूं साथ साथ, देखते हैं। चलो ये देखो, मान लो ये कोनिडियोफोर है, ठीक है, जो ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच ऑफ फंजाई, इसको कि कोनिडियोफोर बोल रहे हैं, लिखिए जाता, ठीक है। इस पे डिवीजन हो, ये देखो, ये तो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको बोले जो मेन ब्रांच बना, कोनिडियोफोर था, स्पेशल ब्रांच थी, उसमें जो पहला मेन ब्रांच बना इसको बोले रामी, ठीक है। अब इस मेन ब्रांच में वापस से सब ब्रांचिंग होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, ठीक है। तो रामी, मैट्यूले, इसको बोले फेलाइट्स, ठीक है। और इस फेलाइट्स के ऊपर में फाइनली कोनिडियम, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अच्छा, ये डायग्राम किसका हो, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है पेनिसिलियम का, ठीक है। देखने में बहुत प्यारा सा झाड़ू लग रहा है ना, नहीं लग रहा, झाड़ू की तरह का, इसलिए इसको ब्रूम फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रूम फंजाई झाड़ू की तरह दिखता है। चलो अभी जरा सा बेसिपिटल का मतलब समझ लेते हैं। जरा अगर तुमसे पूछते हैं, इसी में सोचो कि ये वाला फर्स्ट है या ये वाला फर्स्ट है, मतलब सबसे पुराना कौन बना, सबसे पहले कौन बना,
तो देखो अभी पढ़े बेसिपिटल मैनर मतलब ओल्डर टुवर्ड्स द टॉप, ये वाला सबसे ओल्डर है, ये वाला सबसे ओल्डर कोनिडिया है। मतलब ये कि पहला कोनिडिया यहाँ पे फॉर्म होता होगा, ठीक है, पहला कोनिडिया फॉर्म हुआ, उसके बाद ये जब यहाँ से दूसरा कोनिडिया फॉर्म हुआ तो वो इसको धक्का मारकर ऊपर ना दे, ठीक है, ये जो पहला था अब ये यहाँ पहुंच चुका है और एक नया कोनिडिया उसके पुराने वाले प्लेस पे आ गया, ठीक है। अभी जब और आगे डिवीजन हुआ तो चीज फिर बदल गई। अब क्या हुआ, ये जो सबसे पहले बना था वो यहां पहुंच चुका है, जो उसके बाद बना था वो यहां पहुंच चुका है, और जो सबसे लेटेस्ट में बना वो यहां। तो आपको लगा जो सबसे उल्टा है वो सबसे ऊपर जा रहा है, दिस इज बेसिपिटल मैनर। इसका जस्ट उल्टा होता है एक्रोपिटल मैनर। ओल्डर जो है वो सबसे नीचे होगा और जो सबसे लेटेस्ट बनेगा, न्यूएस्ट जो बनेगा उसमें लास्ट में होगा, दैट इज एक्रोपिटल मैनर। वो बात का बात, वो यहां नहीं, बेसिपिटल में ओल्डर टुवर्ड्स टॉप। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। हो गया? नहीं हुआ तो उसको पॉज कर लेना फिर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आप इस पूरे में ड्रॉ करोगे, मैं तो इतना ही करके छोड़ दिया, आप पूरा ही करोगे। इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, इससे मैं 4-5 ले लिया, 2 3 3 दोनों ही लेना। एक था ना, हाँ 2 से 3 बहुत हो गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4, तो इट विल बी एनफ, ठीक है। हटाओ, चलो। पेनिसिलियम को ब्रूम फंजाई भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पेनिसिलियम नोटेटम इज द नेम ऑफ फंजाई, और उससे जो एंटीबॉडी बना था, एंटीबॉडी बोल रहा हूं, एंटीबायोटिक्स, दैट वाज पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में एक और खास बात, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा लाइफ बचाया था, और उससे भी ज्यादा बड़ा खास बात कि हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें से बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जो इस पेनिसिलिन के लिए हाइपर एलर्जिक है। हो सकता है जैसे आप उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन दो, वो हाइपर एलर्जी हो करके इंस्टेंट डेथ ही हो जाए, ऐसा भी केस है पेनिसिलिन के बारे में। खैर ये आगे लोग पढ़ेंगे, ऐसा ही नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ टाइप ऑफ, यूं कहो कि ये स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पेशली प्लांट्स में ये टर्म को यूज करते हैं। दिस होल टर्म इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि प्लांट का जो सोमैटिक बॉडी पार्ट है वही किसी न किसी तरीके से एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म को बर्थ में हेल्प कर देता है। खैर ये सब कुछ आप क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन अगेन। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं भी पढ़े हो, किसी भी पढ़े हो, बता ही होंगे, बिना इसके आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आगे बढ़ गए सब कुछ पढ़ाने से बेवकूफ बना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है कि कोई टीचर आगे बढ़ जाए अगर वो जेन्युइन टीचर है, तो बिना इसको बताए पॉसिबल ही नहीं। तो खैर अभी 12th में इसको वापस समझना बेवकूफी, वापस से टाइम पास, वही सेम काम। अभी आपको बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ इन सभी का एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप साथ में 11th एनसीईआरटी खोलिएगा और सबको रिवाइज कीजिएगा कि रनर में कैसे होता था, राइजोम में क्या होता है, शक्कर में क्या होता है, ट्यूबर में क्या होता है, ऑफसेट, बल्ब, बुलबिल या फिर लीफ बर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो पूछते हुए मैंने देखा दैट इज बुलबिल, बुलबिल ऑफ अगेन। उसके अलावा इसमें सेशन ही कोई भी नहीं इसको छोड़ सकते हो, सब इंपॉर्टेंट है, सब कभी ना कभी लगातार अल्टरनेटली किसी न किसी तरीके से नीट में तो हो ही जाता है, चाहे वो 12th के फर्स्ट चैप्टर से पूछ दे या मॉर्फोलॉजी से पूछ दे, सेम ही चीज, एग्जैक्टली सेम है। तो कहीं से भी पूछेगा तो क्वेश्चन तो सेम ही करना है ना। लेकिन बुलबिल ऑफ अगेन बहुत ज्यादा बार मैंने देखा, तो इन सभी में सबसे ज्यादा ये, तो फटाफट नोट कर लो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको थोड़ा सा डिफाइन भी करनी है क्या, चलो। ए टाइप ऑफ asexual reproduction
type of asexual reproduction in which new organisms are born by somatic body parts. New organisms are born by somatic body parts of plants. ठीक है, ये प्लांट से क्यों लिखा? क्योंकि दिस टर्म वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर प्लांट्स, कभी भी एनिमल के लिए इसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, फिर मूव ऑन टू इकॉर्निया। अच्छा, ये जो लीफ बर्ड में एडिएंटम और ब्रायोफिलम है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिएंटम मैं अपने तरफ से ऐड कर दिया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट बट कम। इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। ठीक है, इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। ओके, तो फटाफट इसको नोट करो एंड देन विल मूव ऑन टू इकॉर्निया। आई गेस कि कर भी लिए होंगे, नहीं किए तो वापस वही बात, पॉज कीजिए, लिखिए एंड देन रिज्यूम। हटाओ, चलो। इसके बारे में 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। चारों पॉइंट कम से कम तो हर 2 साल में से 2-3 साल पे कोई नहीं कोई पॉइंट आ ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका कुछ और नाम, इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं। उसके अलावा इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसको स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या 3-4 नाम हो गया। स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज, टेरर ऑफ बंगाल, इकॉर्निया तो आप जाने जाते हैं, वाटर हाइसिंथ। ये वापस इकोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे हम लोग, जब लास्ट एकदम सिलेबस के एंड में पहुंच जाएंगे तो इकॉर्निया वापस से देखेंगे। स्काउरेज ऑफ वाटर बॉडीज, टेरर ऑफ बंगाल एंड वाटर हाइसिंथ। ये है ना, ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये फ्लोइंग वाटर में ग्रो करता है, तो नो, इट ग्रोज इन स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं भाई? तो इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इट ग्रोज एट अ वेरी फिनोमिनल रेट, बहुत तेजी में ग्रो करता है एंड ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडीज। पानी से पूरा ऑक्सीजन तो एक खींच लेगा क्योंकि एक इतने तेजी में ग्रोथ करता है, इसका इतना तेजी में इसका ग्रोथ होता है कि कुछ समय में बिल्कुल पूरे समझो पूरे वाटर बॉडी को ही ढक देगा और उसके बाद उससे ऑक्सीजन ड्रेन करेगा क्योंकि प्लांट तो ऑक्सीजन लेता ही, रूट से अब्सॉर्ब करेंगे ऑक्सीजन। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जब ये सारा ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया ना, तो ड्यू टू इट एक्वेटिक लाइफ डाइज। और भी जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस, मॉल्यूस्क, ये सब का डेथ हो जाता है। और चूंकि फिशेस का डेथ हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल में फिश बहुत जरूरी, बहुत कॉमन है वहां के नील में। अगर वहां फिश नहीं मिलता है तो खाना खाना छोड़ दे, पता नहीं, आई डोंट नो, बट इतना ज्यादा फेमस है बंगाल फिश के लिए, कर सकते हो। तो चलो ठीक है, ग्रोथ एट अ वेरी फेनोमेनल रेट एंड ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी ड्यू टू इट, वाटर बॉडी के बाद कॉमा दे लो, एंड ड्यू टू इट ऐसा आप लिख लेना, एंड ड्यू टू इट एक्वेटिक लाइफ डाइज, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। लिख ही देता हूं मैं,
सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। एक और खास बात वो ये कि ये इंडिया का नहीं है। सबसे अजीब और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो लिख देते हैं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स beautiful flowers and shape of leaves। ठीक है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स की वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलिए जल्दी से इतना लिखिए। हो गया, चलो। अच्छा एक बात और चूंकि ये वेरी फिनोमिनल रेट से ग्रो करता है, बहुत तेजी में ग्रो करता है, इसीलिए इसको मोस्ट इनवेसिव वीड भी बोलते हैं। वीड क्या होता है आप जानते ही हो। तो ये मोस्ट इनवेसिव वीड बहुत तेजी में ग्रो करता है, आप चाह के उसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। इतने तेजी में ग्रो करेगा तुमको मौका ही नहीं देगा कुछ करने का। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लो। इट इज आल्सो ग्रोज एट अ वेरी फेनोमेनल रेट। यहाँ पे इस तरह से कर लो, सो आल्सो कॉल्ड मोस्ट इन्वेसिव वीड। हो गया, मोस्ट इन्वेसिव वीड। चलिए, नाउ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सबसे पहले बाइनरी फिजन। देखो आप क्लास 11th में माइटोसिस पढ़ चुके, म्यूसिस पढ़ चुके, शायद ए माइटोसिस का भी नाम सुना ही होगा। अगर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो उस तरह के माइटोसिस को बोलते हैं ए माइटोसिस। ऑर्गेनिज्म 3 तरीके से डिवाइड करता है, माइटोसिस, मियोसिस। ये दोनों एडवांस तरह के सेल डिवीजन है। एंड इन वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स देयर अकर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड एमाइटोसिस। देखो ये सब बहुत ही इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, लंबा सा समय लगता था, ये बना वो बना, स्पिंडल बना, अलग हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बहुत तरह का चीज। बट एमाइटोसिस में कुछ नहीं होता, सेल को मन किया डिवाइड करके बस। दिस इज एमाइटोसिस। ठीक है, अगर साइंटिफिकली पूछे तो बोलेंगे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन डज नॉट अकर। जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता और उसके बिना सेल डिवीजन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एमाइटोसिस। आप इसको यहां बेहतर होगा लिख लो, क्योंकि अभी हम इन सभी में लगभग यूज करेंगे। तो यू मस्ट राइट, कॉपी के ऊपर में साइड में लिख लो एमाइटोसिस, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन डज नॉट अकर, इसमें नहीं होता। लिखिए, चलो। नाउ बाइनरी फिजन। देखिए इसमें सिंगल पेरेंट splits into 2 daughter organisms। ठीक है, एक पेरेंट सीधा 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट कर जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। सिंगल पेरेंट स्प्लिट्स इनटू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बहुत तरह का होता है। अच्छा, इसमें सबसे एक और बहुत बात कॉमन ही है तो लिख देते हैं। यहां पे हियर सेल
डिवाइड्स बाय एमाइटोसिस। यहाँ पे सेल डिवीजन कैसे होता है? एमाइटोसिस से होता है। इसका बहुत सारा टाइप है, तो चलिए टाइप पे चलते हैं। फर्स्ट इज क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इरेगुलर बाइनरी फिजन। उसके बाद फिर हो जाएगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल, next comes the transverse, and एक और टाइप का होता है ऑब्लिक। बाइनरी फिजन इतने तरह का होता है, इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड ऑब्लिक बाइनरी फिजन। एक और पॉइंट यहाँ पे, एक और पॉइंट यहाँ पे जो टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है ना, ये इक्वल साइज का बनता है, ऑफ इक्वल साइज। मतलब ऐसा नहीं कि एक अमीबा डिवाइड किया दो में, एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इन दोनों का जो साइज होगा ना बिल्कुल इक्वल होगा, दैट इज व्हाट इज बाइनरी, दो इक्वल पार्ट में फिजन होता है। चलो इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन को बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कहीं से भी डिवाइड कर गया, मतलब ये अमीबा है, इसको मन करेगा तो देखो सर डिवीजन में आपको कैसा पड़ेगा कि कुछ थोड़ा समय के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ना, यहां से ऐसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है, फिर जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुआ, यहीं से अलग हो गया। मतलब ये कि ये अमीबा इस लाइन से ऐसे अलग होना चाहता है, इससे डिवाइड कर दिया, ऐसे दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, है ना। अच्छा, अगर इस अमीबा को मन कर रहा तो वो इधर से भी इक्वल पार्ट में बांट सकता, दो इक्वल पार्ट इधर से भी बन सकता था, इधर से भी बन सकता था, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर बाइनरी फिजन। तो लिख लो, when organism divides from any plane, किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड कर जाए, किसी भी प्लेन, इधर से इधर से इधर से या इधर से, किसी भी प्लेन से डिवाइड करके, डिवाइड फ्रॉम एनी प्लेन इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, डॉटर ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड कर देते हैं, इज कॉल्ड इरेगुलर। एग्जांपल में प्रख्यात अमीबा है ना, बीच में खाने से, बीच में खाने से कुछ ज्यादा ही भयानक हिंदी वर्ड यूज करें, प्रख्यात। खैर कोई नहीं, जल्दी से लिखिए। ये डायग्राम भी बनाना है, ये तो नहीं, ये नहीं बनाना, ये बनाना। एक अमीबा पहले आप ये प्लेन एक कलर से दिखा देना, फिर बाकी प्लेन दूसरे कलर से, किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकता है। हो गया। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल। अगर ऑर्गेनिज्म का जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो अगर लॉन्गिट्यूडनल हो जाए, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मतलब ये जब डिवाइड करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से। फॉर एग्जांपल चलो एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये देखो, ठीक है। किसी भी तरीके से डिवाइड कर दिया, दैट इज इरेगुलर। बट इसमें क्या होता है कि ये जब भी डिवाइड करेगा या ये यूग्लिना, यहाँ से दो भी होगा, बट चलो बनाएंगे तो इतना कहीं
बनाऊंगा तो कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। ठीक है, इसके बारे में 2-3 खास बात। तो वाइट स्पॉट हो गया। ये स्टिचोनिमास्टिक फ्लैजिला होता है। इसमें स्टिचोनिमास्टिक मींस इसके फ्लैजिला पे सिर्फ एक साइड हेयर होता है। ठीक है, ये पुराना 11th का पार्ट है, वो भी एक्स्ट्रा नीट के लिए। नीट या इंक में पूछता था, तो इंक रहा नहीं, नीट में पूछने का चांस कम है। तो ये स्टिचोनिमास्टिक, अगर फ्लैजिला पे एक साइड हेयर होता है दैट इज कॉल्ड स्टिचोनिमास्टिक फ्लैजिला। ठीक है, उसके अलावा इसमें ये खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने फ्लैजिला होते हैं भाई। तो 2 फ्लैजिला होता है। देखो, एक फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला है ना, 2 फ्लैजिला होता है। और बाहर तो एक ही दिख रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा होता है और एक बहुत छोटा होता है। और इसीलिए यूग्लिना के फ्लैजिला को हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला भी बोलते हैं। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, ये भी एक्स्ट्रा यहां का नहीं। हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, 2 डिफरेंट शेप का फ्लैजिला, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला। 11th में सब पढ़े होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, जब भी डिवाइड करेगा तो सिर्फ इस प्लेन में करेगा। मतलब एक ऑप्शन जो अमीबा के पास था, इधर से इधर से इधर से इधर उधर से डिवाइड कर लिए, इसके पास वो ऑप्शन नहीं है। इसको जब डिवाइड करना है तो एक ही प्लेन में करना है। तो लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना, अब सीधा सीधा, इतना जरूरत नहीं, आप मेन समझ चुके हो कि प्लेन के बेसिस पे कैसे होता है। आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एग्जांपल में यूग्लिना लिखोगे जल्दी। बहुत कुछ नहीं लिखे, जैसे यहाँ पर स्टोन लिख देते हैं। हेट्रोकॉन्ट क्यों कहते हैं तुम सोचोगे, अपने में लिख लो, ऊपर में लिखना, बट कॉपी के ऊपर में, नोट्स का पार्ट नहीं बनेगा। कॉपी के ऊपर में, मार्जिन के ऊपर में जो स्पेस होता है, वहां जो कुछ एक्स्ट्रा बताओ लिख लिया करो, उससे होता है कि डिवीजन होता रहेगा। हेट्रोकॉन्ट, स्टिचोनिमास्टिक, हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला, स्टिचोनिमास्टिक फ्लैजिला, बस यही दो तो बताया। स्टिचोनिमास्टिक मतलब एक तरफ, हेट्रोकॉन्ट क्यों, क्योंकि 2 डिफरेंट साइड का है। एंड एक और बात लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, 2 फ्लैजिला होता है। 2 फ्लैजिला कैसा, तो हेट्रोकॉन्ट, और उसका कुछ और फीचर बताइए तो स्टिचोनिमास्टिक। चलो ये सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, कॉपी के ऊपर में, बीच में नहीं। हो गया, जल्दी। चलो नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स। भाई तो किडनी बन गई, किडनी नहीं बनाना है। चलो कुछ अभी भी किडनी ही लगा है, खैर कोई नहीं, इतने से ही काम चलाते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं। ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे फोल्डिकल टाइप, दिस इज पारामीशियम। डायग्राम पर मत जाना, डायग्राम का समय नहीं। इसमें डिवीजन ऐसे होता है, ठीक है, पारामीशियम में डिवीजन ऐसे होता है। एंड दिस डिवीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन, क्योंकि इसमें फिक्स है। जब ये पारामीशियम डिवाइड करेगा तो इसके पास ये ऑप्शन नहीं कि ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वे में कर ले, या कि इस तरह से कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा, या कुछ ऐसा। ऑल दीज 3, ये दोनों भी नहीं और ये भी नहीं, नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो सिर्फ ये वाला प्लेन, दैट इज व्हाट इसका फिजन कैसा, तो बाइनरी तो होता है बट किस तरह का, ट्रांसवर्स। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिए बस, ये डायग्राम एंड एग्जांपल, इसमें तुम लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे क्या होता है। जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन दे लो, कोई ऑर्गेनिज्म, मैं भी एक्चुअली में वही किया हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाओ, अगर उसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स है, एक तरफ अगर फिक्स है ऐसा, देन इट इज ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन। उसका नाम लिख के पारामीशियम की एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जल्दी से, ये बहुत सिंपल है, हार्ड इसलिए नहीं करा कि तुरंत कर सको, बार बार पॉज से बेहतर है। हो गया, नहीं तो फिर पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या पॉज करके बनाइए, फिर आगे रिज्यूम कीजिएगा। चलिए, तब समय हम लोग नहीं दे सकते क्योंकि ये वीडियो है ना, इसीलिए मैं कहता हूं
कोई भी डिजिटल क्लास कैन नॉट सब्स्टिट्यूट लाइव क्लासरूम टीचिंग, वी आर ओनली हियर टू कंपनसेट दैट, हम लोग सिर्फ कंपनसेट कर सकते हैं। चलिए ऑब्लिक बाइनरी फिजन है, एग्जाम्पल ही मैं लिख लेता हूं। एक ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है ना कि इसमें जब भी डिवीजन होगा तो ना तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है ऐसा, अभी तक हम लोग जो देखे उसमें एक ऐसा था, एक ऐसा था, एक इस पे फिक्स था तो ट्रांसवर्स बोले, एक इस तरह इस एक्सिस प्लेन पे फिक्स था तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोले, और एक इरेगुलर था, वो ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, या किसी भी तरीके से कर सकता है, देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर। बट ऑब्लिक में क्या होता है, यहां पे एक फिक्सिंग है, फिक्सिंग इस तरह का कि यहां डिवीजन जब भी होगा तो ये जो ट्रांसवर्स वाला लाइन है ना, इससे कुछ एंगल बनाकर 90 डिग्री नहीं हो सकता, और ये यूं समझो कि फ्री है ये भी एक तरह से, ऐसे डिवाइड कर सकता है, कुछ एंगल बना लिया, किसी भी एंगल के साथ डिवाइड करेगा, बट 90 डिग्री पे नहीं करेगा, 0 डिग्री पे नहीं करेगा, ठीक है। जबकि देखो इसमें और इरेगुलर में अंतर क्या था, इरेगुलर ये तो कर ही सकता है किसी तरह से, किसी भी एंगल में ऐसे भी कर सकता है, इधर से मन किया तो ऐसे भी कर सकता है, इसको थीटा डैश कर लेते हैं, इसको थीटा डबल डैश, जैसे मन वैसे कर सकता है। अंतर क्या, इरेगुलर ये सब के लिए तो फ्री था, थीटा भी कर सकता है, थीटा डैश भी कर सकता है, थीटा डबल डैश भी कर सकता है, साथ में ये 0 डिग्री भी कर सकता है और 90 डिग्री भी कर सकता है, कौन, इरेगुलर। बट ऑब्लिक ये 0 डिग्री नहीं कर सकता और ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ऑब्लिक में फिक्स है कि जब भी करेगा तो कोई एंगल बनाकर करेगा, बट वो 90 डिग्री या 0 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इरेगुलर अलग कैसे है कि इरेगुलर 90, 0 या फिर कोई एंगल कुछ भी कर सकता है, किसी भी एंगल पे डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो चलिए बाइनरी फिजन खत्म हुआ, वापस जल्दी से बनाइए। हो गया, चलो नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। अब बहुत छोटा छोटा है, तुरंत हो जाएगा। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो, इसमें क्या होता है ना, हियर सिंगल पेरेंट डिवाइड्स into many offsprings. Here single parent divides into many offspring by nuclear disintegration. इसमें क्या होता है ना, पेरेंट का न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर जाता है, एंड दिस न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन इज अगेन एमाइटोटिक, एमाइटोसिस से वापस ये डिवाइड कर जाता है, एक से बहुत सारे में, ठीक है। दिस इज मल्टीपल फिजन। अच्छा हाँ, यहाँ एक और खास बात, हियर साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म, साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म मे बी अनइक्वल, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ अनइक्वल भी हो, जबकि बाइनरी में अलग नहीं था, बाइनरी में जब होगा तो इक्वल होगा, यहाँ अनइक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल तो प्लाज्मोडियम, अमीबा तो हर चीज में ही माहिर है, सब काम कर लेता है, दिखने में छोटा है, कर कुछ भी लेता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, जल्दी से लिखिए। चलो
नेक्स्ट इज इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन इंसिस्टेशन क्या है? तो इंसिस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिनके पास 1-2 साल पुराना होगा उसमें ये टॉपिक बुक के बिल्कुल एंड में सप्लीमेंट्री मटेरियल होता है वहां दिया होगा। और जो इस साल बुक लिए हैं या लास्ट ईयर का बुक है तो लास्ट ईयर वाले के साथ चांसेस है कि पुराना ही वाला हो, क्योंकि एनसीईआरटी लास्ट टू लास्ट ईयर चेंज हुआ था। तो उसके बाद ये पहले बुक के बिल्कुल लास्ट में था सप्लीमेंट्री मटेरियल में, और अभी इसको वापस से चैप्टर में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जिनके पास पुराना बुक हो वो पीछे में देख लेंगे, और जिनके पास नया है उनको तो बिल्कुल मिल ही जाएगा। तो चलिए इंसिस्टेंट, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, than method of reproduction, ठीक है। पेरिनेशन का मतलब क्या, पहले ये समझ लें। पेरिनेशन मीन्स टू सरपास, ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ना चाहिए, टू पास अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो मान लो ये कोई सेल था, ये अपने ऊपर एक बहुत हार्ड कवरिंग बना लेता है, ठीक है। एक बहुत हार्ड कवरिंग बनाकर खुद को ढक लेता है, ठीक है। अब भी इसको बैठे बैठे चैन नहीं मिलता। जब ये खुद को यहां ढके हुए है तब ये क्या कर रहा होता है कि अंदर में डिवाइड कर रहा होता है। इसका जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड कर रहा होता है, बहुत सारे डिवाइड कर दिया। अच्छा, अभी मुझे कोई पूछे कि ऐसा क्यों बोले सर मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बना जो था, ये जो हार्ड सिस्ट बना था, सिस्ट या कवरिंग आप कह सकते, ये बना था, क्यों बना था? टू पास अनफेवरेबल कंडीशन, किसी भी तरीके से बुरे वक्त को पार कर दिया जाए। मान लो फूड खत्म हो चुका है, बहुत भयानक गर्मी है, सारा पॉन्ड सूख चुका है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है, तो क्या करेगा कोई ऑर्गेनिज्म जो वाटर में है, मान लो जैसे अमीबा ये काम करता है, तो मैं अमीबा के बारे में बता रहा हूं। अमीबा ये काम बहुत अच्छे से करता है। तो वो क्या किया, आपने चारों तरफ सिस्ट बना लिया, सिस्ट बनाने से वो बच गया, अनफेवरेबल कंडीशन को जब पार कर लेगा तो फिर सिस्ट से निकलेगा। अंदर में क्या कर रहा है कि वो डिवाइड भी कर रहा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस डिवाइड करने से अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म में रख लेता है, ठीक है। अब भी हुआ यूं कि जब अनफेवरेबल खत्म होगा, अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये सिस्ट ब्रेक करेगा और ये सारा कुछ बाहर निकलेगा। था ये एक ऑर्गेनिज्म जब सिस्ट बना था, और जब अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हुआ, जब फेवरेबल कंडीशन आया, तब जो बाहर निकला तो एक नहीं बहुत सारा बन चुका है, तो ये डिवाइड भी तो कर दिया, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये डिवीजन का तो मेथड है, बट मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, मेनली क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करने के लिए हुआ था, इसीलिए ये मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन कहा जाता है। चलिए इसको भी ओवर करते हैं। हो गया, एग्जांपल में अभी लिख लीजिएगा, मोर अ मेथड ऑफ पेरिनेशन, देन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और बात, यहां पे जो डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय एमाइटोसिस, यहां पे भी जो डिवीजन हो रहा है ना, कैसा हो रहा है, एमाइटोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। जल्दी लिखो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन तो और भी सिंपल, लिखो
Here the organism divides by spore formation, और कुछ नहीं। स्पोर आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से स्पोर पढ़ा था, प्लांट का भी और फंजाई का भी, है ना। तो वापस से स्पोर को डिस्क्राइब करने का मतलब नहीं बनता। स्पोरुलेशन, here the organism divides by spore formation। एग्जांपल में लिख लो, प्लाज्मोडियम एंड यस आवर एवरग्रीन अमीबा, ये तो हर जगह ही रखा हुआ है। यहां पे भी जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन फॉर स्पोर फॉर्मेशन इज ऑल्सो एमाइटोटिक। यहां पे भी एमाइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। जल्दी से लिखिए इसको। हो गया, चलो। नेक्स्ट हम लोग बर्डिंग और गेम्यूल को एक साथ ही देख लेते हैं, क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा लिंक है, बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, बस एक लाइन का अंतर है दोनों में, बर्डिंग और गेम्यूल में। चलो देख ही लेते हैं। बर्डिंग, ये जो बर्ड है ना, ऐसे लिखते हैं, पहले तो बर्ड को डिफाइन करते हैं। बर्ड, इट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड division of is formed by repeated division of reserved cell, reserved cell, ठीक है। रिजर्व सेल के रिपीटेड डिवीजन से बनता है। रिजर्व सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल भी बोलते हैं। याद आ रहा है, हम लोग पढ़े थे एनिमल किंगडम में, हर फाइलम के पास कुछ अपना रिजर्व सेल था, जैसे आर्कियोसाइट, इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना। आर्कियोसाइट था पोलिफेरा में, इंटरस्टिशियल सेल्स था नाइगेरिया में, फिर प्लैटिहेलमिन्थस, प्लैटफॉर्म, इनमें था पैरेन्काइमा। तो ये रिजर्व सेल किसको बोलते थे, ऐसे लिख देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं। विच कैन फॉर्म एनी सेल ऑन डिमांड, है ना। ये जब जरूरत पड़ेगा तो किसी भी सेल को बना सकता है ना। जरूरत पड़ा, से मान लो एक ईस्ट था, अब उसका टोटीपोटेंट सेल निकाल उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की, तो जिस तरह का फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे वो उस ऑर्गन में, या कई बार तो पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, ठीक है। तो दिस इज टोटीपोटेंट सेल। एग्जाम्पल ईस्ट, बहुत अच्छे से देखा होगा आपने, ऐसा इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, लंबा सा चेन बनता है। ये अगर एक ईस्ट है, ये ईस्ट है, तो बहुत सारा ये उसके ऊपर बर्ड है। तो देखो बर्ड जो है ना, इसमें फॉर्म एक्सोजीनसली, ठीक है ना, बॉडी के बाहर बनना है ना, ईस्ट के बाहर। अगर यही बॉडी के अंदर हो जाए, इंटरनल बर्ड इज कॉल्ड गेम्यूल, ठीक है। अगर यही बॉडी के अंदर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गेम्यूल फॉर्मेशन। और ये कहां होता है, तो फाइलम पोलिफेरा में, स्पंज में होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। तो बर्डिंग, अच्छा ये इंटरनल बर्ड, तो इसके बारे में पूछिए कैसे फॉर्म हुआ, तो ये इंडोजीनसली फॉर्म है, लिख लेते हैं। इंडोजीनसली फॉर्म बर्ड, बॉडी के बाहर जो बना, दैट इज इंडोजीनसली फॉर्म बर्ड, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। साथ में टोटीपोटेंट सेल का कुछ एग्जांपल के साइड में लिख लेना, जो भी बोले थे, है ना। आर्कियोसाइट्स का बात किए थे,
इंटरस्टिशियल सेल का बात किए थे, उसके अलावा पेरेन्काइमा का बात किए थे। ये था स्पॉन्ज में, ये था नाइडेरिया में, और ये था प्लेटी हेलमिंथ में। हो गया, चलो। अच्छा, इसके अलावा एक और याद आ रहा है, न्यूरोब्लास्ट। न्यूरोब्लास्ट किसमें होता है? ये एनालिट्स में होता है। और देखो, इन सभी के अलावा ना एक और बता देते हैं, जाइगोट। जाइगोट गैमेट के फ्यूजन से बनता है, और ये एक सेल होता है, और इस एक सेल में इतना पावर है कि पूरे पूरे बॉडी को बना सकता है। तो जाइगोट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज टोटिपोटेंट सेल, और ये तो इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें सब में जाइगोट बनता है, तो उन सब में आप कह सकते हो कि टोटिपोटेंट सेल होता है। चलिए बताता हूं। ये सब कॉपी के ऊपर जाएगा एक्स्ट्रा। चलो लास्ट आज के लिए, फ्रैगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन। देखो, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड एंड ईच बॉडी पार्ट गिव्स राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिख देते हैं, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which body parts of an organism breaks or disintegrates and each part gives rise to न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सीधा सीधा दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर गया और हर पार्ट एक नए नए ऑर्गेनिज्म में बदल गया। दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। यहाँ खास बात ये है ना कि ये दोनों कंबाइनली एक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जैसे हम लोग, चलो उसके टाइप करते हैं, टाइप्स। Morphollaxis and epimorphosis. Morphollaxis and epimorphollaxis. यहाँ डबल होगा। चलो इसको रीस्टोरेटिव, हाँ रीस्टोरेटिव भी बोलते हैं, और ये होता है रिपरेटिव। मतलब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक प्लानेरिया था, ठीक है, एक प्लानेरिया था, दिस इज अ प्लानेरिया। आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, तो जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे ना तो ईच पार्ट विल राइज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दोनों पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म में राइज कर गया, बन गया, दोनों न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। तो दिस इज मॉर्फोलैक्सिस और रीस्टोरेटिव। जो हाफ पार्ट था वो बाकी के पार्ट को रीस्टोर कर लेगा, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, ये रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया ना? नहीं, एक से दो बना
बना और 1 से 2 बन गया तो रिप्रोडक्शन हो गई। वाइल इक्विमॉर्फल एक्सिस में क्या होता है कि यहाँ रिपैरेटिव होता है। एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट ब्रेक किया तो ऑर्गेनिज्म में दोबारा से वो पार्ट आ जाएगा, बट पार्ट से दोबारा ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। जैसे देखो एग्जांपल लेता हूं सीधा लिजार्ड। अगर आप लिजार्ड का बात कर रहे हो तो आप नोटिस करते हो कि लिजार्ड का टेल अक्सर कट के अलग हो जाता है। तो जब टेल कट के अलग हुआ तो लिजार्ड में नया टेल दोबारा से आ गया, ठीक है, बट क्या उस टेल में वापस एक नया लिजार्ड बन जाता है क्या? नहीं बनता। तो फ्रेगमेंटेशन तो हुआ, रिजेनरेशन भी हुआ, बट दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सब कुछ हुआ बट रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वेरी सून, बहुत जल्दी ही आने वाले समय में, शायद एक वीक के अंदर ही, आई एम ऑल्सो बिगनिंग विथ माई लाइव ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मैं लाइव क्लासेस के थ्रू आपके साथ जुड़ूंगा एंड दिस विल बी कंप्लीटली ऑन मंथली बेसिस। ये मंथली बेसिस पे, क्योंकि अभी देखो लॉकडाउन है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास करना चाहते हैं बट मेरा क्लास शुरू नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही जेन्युइन तरीके से आप सभी को एक ऑफर दे रहा हूँ। आप लोग जो भी हैं, जहां से भी हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड ज्वाइन माई लाइव क्लासेस। और जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट ओपन होता है, यू आर ऑल फ्री, मतलब आप यूं समझो कि ये मंथली बेसिस का क्लास है। हर मंथ के बाद यू आर ऑल फ्री कि आप मेरे साथ कंटिन्यू विथ योर सिलेबस और यू मूव ऑन टू एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि अभी जहां हम लोग हैं, यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो और ये 2 मंथ 3 मंथ का एक साथ होता है। तो आप एक बार पेमेंट कर लिए तो फिर तो यू आर फिक्स्ड कि आपको वही रहना है। बट चूंकि अभी बहुत जगह क्लासेस नहीं है तो मैं खुद भी ये लिक्विडिटी दे रहा हूँ, एक बार में बहुत पेमेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पेमेंट भी। एंड यूं समझो कि ये टोटली मंथली बेसिस पे। जब आप मेरे साथ फाइनली जब लॉकडाउन खत्म होगा एंड यू फील लाइक कि नहीं मुझे इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना है विद सिलेबस, देन ऑल योर पेमेंट, योर मंथली पेमेंट्स विल बी सब्स्टिट्यूटेड इन दैट सिलेबस पार्ट। वो जब क्लासरूम कोर्स में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सारा पेमेंट वहां मर्ज हो जाएगा। ये नहीं कि आपको वहां पे अलग से कुछ पेमेंट देना होगा, इट विल बी ऑल इन दैट पार्ट। तो फॉर दैट यू नीड टू रजिस्टर ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आप इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, क्लास नेम एंड फादर्स नेम के साथ मुझे मैसेज कर लीजिए। दिस इज ऑल फ्री। और आपको वहां भी मैं कुछ डेमो क्लासेस दूंगा ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना। बट वंस यू डिसाइड, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, अगर हम सब कुछ ठीक से है, आई एम कंफर्टेबल, इफ यू आर कंफर्टेबल, सब कुछ कंफर्टेबली हो रहा है, देन वी विल कंटिन्यू विद दिस एंड इट विल बी ऑन मंथली बेसिस। तो इससे आपको भी बहुत आराम हो जाएगा कि यू नीड नॉट टू पे ह्यूज अमाउंट इन अ वेरी सिंगल टर्म, है ना। एक बार में आपको पेमेंट नहीं करना, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में पेमेंट लेंगे मंथली में। एंड इसमें आपके पास ही पूरा फ्रीडम है कि आप जहां चाहो मूव कर सकते हो, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के थ्रू जा सकते हो। मतलब आप यूं समझो कि आप कहीं और पढ़ रहे हो एंड यू आर कंफर्टेबल विद दैट, तो आप चाहते हो कि नहीं उतने समय तक मैं बैठूं क्यों, मैं कहीं इंगेज हो जाता हूँ, तो यू कैन इंगेज। एंड इफ यू फील लाइक नहीं मुझे ये और कंफर्टेबल है या ये भी वैसा ही है, देन यू मे ज्वाइन दैट क्लास ऑन होल टर्म बेसिस, होल सिलेबस बेसिस। तो जैसे ही आप ये करोगे तो ऑल योर पेमेंट्स जो कि आप अभी मंथली बेसिस पे दोगे वो सब वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। आपको वहां अलग से पेमेंट सिर्फ उतना ही करना होगा जो एक्स्ट्रा बचेगा, है ना। जैसे मान लो वहां पे पेमेंट अभी 8,000 9,000 जो भी हो, आपको अभी मान लो 3 महीना 4 महीना जो भी हम लोग पढ़े हैं, 1 महीना ही पढ़ते हो अगर, तो जो भी फी होगा 1 मंथ का, मैं डिसाइड नहीं किया, जो भी 1 मंथ का फी होगा दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड। वो मैं वहां से समझो कि जो होल टर्म का फी होगा वहां से डिडक्ट कर दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू।